चरण में भी हमने देखा था जो मजबूत दावेदारी थी वो दो राजनीतिक दलों की मानी जा रही थी, लेकिन तीसरा दल भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर चुका है। तीसरे दल की बात अगर ना भी की जाए तो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट न मिलने से नाराज थे, बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे थे और कई जगहों पर वो भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों का वोट काटने का काम भी कर सकते हैं और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जनता का रुझान इनके साथ भी हो जाता है और इस वजह से काफी बड़ा नुकसान राजनीतिक दलों को होता है जो पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी है ये हमने जाना है और इस वक्त हम एक बार फिर रुक कर लेंगे रीवा का। दिनेश दहिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे जानकारी ले रहे थे कि काउंटिंग को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, अब थोड़ा ही समय और रह चुका है काउंटिंग को लेकर, क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है मतगणना केंद्र को लेकर, मतगणना स्थल को लेकर? क्या सभी जो अधिकारी कर्मचारी है वो तो पहुंचे हैं, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, रीवा की बात करें तो बिल्कुल मतगणना स्थल में सुरक्षा व्यवस्था पर की गई है। वहीं अधिकारियों की बात करें तो आज सुबह 8 बजे ही अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है और एसपी और कलेक्टर खुद अब पहुंच गए हैं और पूरा निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरा से भी निगरानी कर रहे हैं। रीवा की बात करें तो इस बार विकास के लिए वोटिंग होगी। विकास के जैसे बीजेपी और कांग्रेस के जो अजय मिश्रा बाबा है, लगातार वो प्रतिपक्ष भी कांग्रेस से नगर निगम में थे और इस बार सुबोध व्यास जी को बीजेपी से मौका मिला है। वहीं बागी बागी होकर दीपक सिंह ने भी कांग्रेस से बागी होकर आम पार्टी की टिकट पर अपनी जनता की बात तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांगी है, जनता के पास की है कि रीवा एक कस्बा था और उसको महानगर बनाने में हमारा पूरा सहयोग। जी बिल्कुल, तो महानगर बनाने में सहयोग था, ऐसा तमाम राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता का रुझान किसके साथ जाता है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी दिनेश दहिया जानकारी दे रहे हैं कि बागी भी इस बार चुनावी मैदान में रीवा से है, वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जो सिटिंग पार्टी है उसका भी, साथ ही जो विपक्षी दल है उसके लिए भी कड़ी चुनौती विपक्षी दल साबित हो सकते हैं। जी दिनेश, आपकी बात पूरी करें। आप हमें जानकारी दे रहे थे कि इस बार बड़े प्रत्याशी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन बागियों के साथ इनकी कड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, इस बार कांग्रेस से बागी हुए हैं दीपक सिंह। जो आम पार्टी हाल ही की बात करें तो जो रुझान सिंगरौली का है तो आम पार्टी का कब्जा हो गया है। वहीं रीवा की बात करें तो रीवा में भी अब धीरे धीरे जनता की बात करें तो जनता की मूड बदल रही है, वो विकास के नाम पे वोटिंग की है। वहीं बात करें रीवा की तो रीवा में अभी मुख्य समस्याएं बनी हुई है। थोड़ा सा भी बारिश होता है तो जल भराव की स्थिति हो जाती है। अब बाढ़ों की बात करें तो बाढ़ों में लगातार देखा जा रहा है कि पानी की काफी समस्याएं होती है। पुरानी पाइपलाइन पड़ी हुई है और नई पाइपलाइन नहीं पड़ी है। इन काफी समस्याओं के बीच इस बार जनता अपने विकास की उसमें वोटिंग की है। अब आज जैसे 9 बजे से है तो रुझान आना शुरू हो जाएगा और रुझान आने के बाद अब देखना होगा कि जनता किस पे वोट की है, या विकास पे की है और या कि इनके में की है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, इस पर भी आपसे बात करेंगे। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे रतलाम का। हमारे सहयोगी यश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, रतलाम में इस वक्त आप मौजूद हैं, किस मतगणना स्थल की तस्वीर है जो आपके पीछे नजर आ रही है? क्या तैयारी की गई है काउंटिंग को लेकर? तस्वीरें भी दिखाएं। मतगणना होना है और इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी कर ली है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे कि पूरा बैरिकेड्स बना करके जो है, जो कार्यकर्ता है जो पोलिंग बूथ के अंदर बैठेंगे, मतगणना स्थल के अंदर टेबल पे बैठेंगे, उनको बकायदा केस कर करके बारी बारी से अंदर ले जाया जा रहा है। अगर हम बात करें रतलाम की, तो रतलाम जिला प्रशासन ने लगभग 600 से अधिक कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई है, जो इस मतगणना स्थल के अंदर मतगणना के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। वहीं अगर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जैसा आप देखेंगे हमारे पीछे पुलिस कर्मी किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लेकर खड़े हैं ताकि कहीं कोई अपनी घटना की स्थिति नहीं बने। वहीं अगर हम मीडिया की बात करें तो जिला प्रशासन ने मीडिया के लिए एक अलग से कक्ष बनाया है ताकि मतगणना का जो परिणाम है, जो रुझान है, वो आम जनता तक सुचारू रूप से पहुंच सके। जी यश, रतलाम की अगर हम बात करें तो कितनी नगर पालिका और परिषदों को लेकर यहाँ पर दूसरे चरण का चुनाव देखने को मिला था और कौन कौन से बड़े उम्मीदवार इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों से अपनी ताल ठोकते हुए नजर आए? रतलाम जिले के अंदर लगभग 5 अन्य, रतलाम शहर के अलावा 5 अन्य नगर परिषदों का भी चुनाव संपन्न हुए, जिसकी मतगणना आज होना है। वो सभी मतगणना उन्हीं नगर परिषद के कैंपस के अंदर की जाएगी।
वहीं अगर रतलाम की बात करें तो रतलाम के मुख्य भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखने को मिला था, जहां दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के अंदर झोंक दी थी। बिल्कुल यश, दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन क्या रतलाम में भी, जिस तरह से हमारे सहयोगी रीवा से दिनेश दहिया बता रहे थे कि बागियों ने यहां समीकरण बिगाड़ा है, क्या रतलाम में भी इस तरह का कोई समीकरण देखने को मिला है या फिर दोनों ही दलों के बीच सीधी टक्कर है? बागी दोनों दलों के बागियों ने बाकायदा इसमें फॉर्म वगैरह भरे थे, लेकिन दोनों ही दलों ने, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने अपने बागियों को मना लिया था। अतः ये माना जाए कि जो बागी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया था, तो इसीलिए भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर यहाँ रतलाम में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चुनावी मुद्दे इस बार यश रतलाम में कौन से हावी रहे, जनता ने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है, साथ ही जो राजनीतिक दल यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे वो किन विषयों को लेकर जनता के बीच जाए, क्या दोनों में यहां पर मत भिन्नता थी या फिर हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल थे उन्होंने जनता की नब्ज टटोल ली थी? मुद्दों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मुद्दा, इसने लंबे समय से रतलाम शहर में विकास को लेकर के आम मतदाताओं के बीच में जाकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसी कई समस्याएं थी जो भारतीय जनता पार्टी इसमें कार्य नहीं कर पाई। इसी के कारण जो है कांग्रेस ने जो है समस्याएं, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, अतिक्रमण की समस्या, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के मतदाताओं के बीच में गए थे और अपना मत मांगा था। बिल्कुल यश, जिस तरह से 2 साल पहले ये पूरे चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन कोविड की लहर आई, उस वजह से जो चुनाव थे वो काफी लंबित होते गए, डिले होते गए। लगभग 7 साल शहर सरकार का जो कार्यकाल था वो हो गया, लेकिन पिछली शहर सरकार के जो काम थे क्या जमीनी स्तर पर अब भी वो दिखाई देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो लंबित हो गए इस पूरे चुनाव की तरह और अब जनता में भी आक्रोश है? काम कहीं ना कहीं हुआ जरूर है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। सीवर लाइन को लेकर के जो शहर की जनता है, आम नागरिक है, उसे काफी जो है समस्याओं से जूझना पड़ा। फिर सारा शहर सीवर लाइन के कारण खुद गया था। यही एक कारण था कि जो है आम जनता के अंदर जो है मतदान को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के रोष था। वहीं अगर इसकी बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एकमात्र पानी और सीवर लाइन को लेकर के समस्या का ही मुद्दा इसमें बहुत प्रमुखता से उठाएगा। हालांकि कहीं न कहीं शहर में सड़कों का निर्माण हुआ है, मुख्य सड़कें बनी है और कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो वर्तमान में अभी जिनके ऊपर काम चल रहा है। बिल्कुल यश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे रीवा का दिनेश दहिया हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, इन 5 से 7 सालों में जो शहर सरकार का काम था, क्या जमीनी स्तर पर वो दिखाई देता है या फिर रीवा की जो तस्वीर है, जो विकास की तस्वीर सामने आनी थी, वो कुछ हद तक अब भी धुंधली है यहाँ पर? बात करें तो जैसे लगातार 25 सालों से बीजेपी का महापौर में कब्जा था। अभी तक शहर की बात करें तो शहर में बीजेपी का विकास दिख रहा है, लेकिन बाडों की स्थिति जाने तो बाडों में विकास नहीं दिख रहा है। और यहाँ देखें तो रोड, जैसे रोड, मीठा पानी और कहीं शहर में बीजेपी द्वारा किया गया है और बाडों में ही अभी विकास नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, वही दावेदार की अगर हम बात करें तो रतलाम में जिस तरह से यश 2 बड़े दावेदार है, मयंक जाट हैं यहाँ पर और प्रहलाद पटेल भाजपा से उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। इन दोनों नेताओं का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो किस तरह का माना जाता है और क्या इनके बीच में सीधा मुकाबला हम कहें या फिर जो एक राजनीतिक दल है उसका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है? ठीक है, बताना चाहूंगा प्रहलाद पटेल परिषद के अंदर भाजपा गए थे और उन्होंने जो है अपने पार्षद कार्यकाल के अंदर जो है कई अच्छे निर्माण कार्य अपने वार्ड में करे थे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इस बार महापौर पद के लिए नियुक्त किया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के युवा चेहरा मयंक जाट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से महापौर के लिए उन्हें नियुक्त करा था। मयंक जाट युवा कांग्रेस और शहर के लोकप्रिय चेहरों में माने जाते हैं। यही कारण है कि उनका जो आम जनता के प्रति रुझान था वो काफी चर्चित और परिचित रहा है। बिल्कुल, युवाओं के बीच में लोकप्रिय चेहरा तो है यश मयंक जाट, लेकिन क्या युवाओं का समर्थन इस बार उनको देखने को मिला है? युवाओं के लिए क्या ऐसे कोई कार्य थे जो पिछले कार्यकाल में इन्होंने किए हैं या फिर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर किए हैं जिनका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है? जी, मयंक जाट जब युवक कांग्रेस के पद पर पदक थे तब उन्होंने युवाओं के लिए काफी कुछ कार्य किए थे। हर समय युवाओं को लेकर के साथ में चलते थे। एक रतलाम में जो है साफा रैली करके निकलती थी, उस साफा रैली के अंदर जो है ये युवाओं को अच्छी भागीदारी देती थी और यही कारण है कि इस चुनाव में भी युवाओं का जो है रुझान मयंक जाट की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिला। बिल्कुल, देखना होगा कि क्या युवक
इसमें निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं या फिर तस्वीर कुछ और होती है? यश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे रीवा का। दिनेश दहिया हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दिनेश, कांग्रेस से जिस तरह से अजय मिश्रा यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो क्या अजय मिश्रा का जो पिछला हम अगर देखें राजनीतिक बैकग्राउंड, वो इस चुनाव में हावी होता हुआ नजर आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जीत का सेहरा अपने सर पर सजा सकते हैं? क्योंकि एक लहर की भी बात यहां पर होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, शहर सरकार भी अक्सर होती है, तो क्या ये मिथक इस चुनाव में टूट सकता है? की बात करें, अजय मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लगातार 4-5 बार सांसद भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। और उनकी बात करें तो जमीनी स्तर की बात करें तो शहर की बात करें तो जमीनी स्तर में उनको क्या विकास हुआ क्या नहीं, हर मुद्दों के लिए अक्सर परिसर में उनका झगड़ा होता रहता था। और इस बार की बात करें तो रीवा में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रहेगी। कहीं जनता की बात करें तो जनता भी का मूड इस बार बदला हुआ है, लेकिन अब इस बार देखेंगे बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहेगी। बिल्कुल। तो अजय मिश्रा जो कि लगातार अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रबोध व्यास की अगर हम बात करें तो क्या प्रबोध व्यास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर अजय मिश्रा के सामने इस पूरे चुनाव अभियान में नजर आए? व्यास जी की बात करें, प्रमोद व्यास जी का, तो वो एक नया चेहरा सामने आया है, बीजेपी के द्वारा नया चेहरा सामने आया है। जहाँ जनता की बात करें तो जनता की कुछ नाराजगी भी जाहिर हो रही है प्रमोद व्यास जी से कि इनको हम अच्छी तरह पहचानते नहीं है, लेकिन बाबा एक ऐसा चेहरा है कि रीवा शहर के बच्चे लोग बाबा को जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या वजह रही दिनेश यहाँ पर कि भाजपा ने एक नए चेहरे को चुनावी मैदान में मौका दिया? क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर रीवा सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तो क्या प्रबोध व्यास की जगह कोई और भी दावेदार ऐसे थे जो इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने टिकट काट दी? कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कई पार्षद दावेदारी कर रहे थे महापौर के टिकट के लिए, लेकिन उनका टिकट कट गया। और अचानक प्रमोद व्यास का नाम जब सामने आया तो एक चौंकाने वाला वो सामने आया। और फिर पार्षदों की बात करें तो बीजेपी ने अपने स्तर में, जमीनी स्तर में अपनी एक मीटिंग की और उनको समझाइश दिया गया, तब उसके बाद यहाँ के पार्षदों राजी हुए। जी बिल्कुल। दिनेश, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। हम एक बार फिर से रतलाम का रुख कर लेंगे। यश, जिस तरह से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी टिकट बंटवारे की बात होती है, पार्टी तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो दिग्गज हैं, उनके साथ बैठकर मंथन करती है, लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा होता है यश कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो एक मत पर नहीं आ पाते, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और जो संतुष्ट नहीं होते हैं, जो दावेदारी कर रहे होते हैं, वो बागी हो जाते हैं, पार्टी लाइन से अलग जाकर चुनाव लड़ते हैं। यश, क्या यहाँ पर भी जो दोनों राजनीतिक दल हैं उनमें इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है? और क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि जो पार्टी से बागी हो गए थे, खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें तो ग्वालियर सहित अन्य जगहों पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। क्या रतलाम में भी इस तरह के कोई समीकरण बनते हुए नजर आए थे चुनाव के पहले? जिससे भी टिकट वितरण की प्रणाली शुरू हुई, उससे भी सामने भी कई ऐसे लोग थे जो अपने को पार्षद और महापौर पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। महापौर में अशोक तोरवाल एक बड़ा नाम था जो लंबे समय से महापौर पद के लिए प्रयासरत थे और बकायदा उनका नाम घोषित भी हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी, रतलाम विधायक या ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो उनके नाम पर शहर में एक मतता नहीं बनी और बाद में प्रहलाद पटेल के नाम पर एक मत बनी, जिसके कारण कहीं ना कहीं अशोक तोरवाल जो है बागी तो बने, उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भरा भी करी, लेकिन बाद में पार्टी पदाधिकारियों के और सभी वरिष्ठों के संज्ञान में लेकर के उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। वहीं पार्षदों की अगर हम बात करते तो ऐसे कई पार्षद थे जिन्हें अपेक्षा थी कि वे इस बार इस चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन टिकट वितरण को लेकर के उनका टिकट वितरण उनको नहीं दिया गया, उनका नाम नहीं आएगा, तो वे उन सभी ने बागी के रूप में अपना फॉर्म भरा, लेकिन पार्टी के वरिष्ठों के मान मनोवार के कारण उन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया। पर कहीं न कहीं ये देखा जाए, ऐसा लगता है कि बागी ने जो है खुल करके काम न करते हुए कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में कहीं दूसरी पार्टी को या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के उसमें काम नहीं किया है। बिल्कुल यश, लेकिन ये जो सीट है वो कितनी अहम मानी जाए दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, और यदि इस सीट पर किसी राजनीतिक दल की जीत नहीं हो पाती तो क्या 2023 में उसे इसका भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? क्योंकि शहर सरकार के जो चुनाव है यश, वो 2023 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं।
देखिए, रतलाम नगर निगम एक ऐसी सीट है जो पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं चिन्हित सीट है, जिसको जो है रतलाम में जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा इसको जीतने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा है जहाँ कांग्रेस का जो चेहरा है वो नया होने के कारण कांग्रेस यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस यह चाहती है कि रतलाम नगर निगम के ऊपर कब्जा हो जाए, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से रतलाम नगर निगम में जो है भाजपा का कब्जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस अब उस कब्जे को तोड़ा करके खुद उस सीट के ऊपर काबिज होना चाहती है। इसीलिए रतलाम में जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के लिए रतलाम जो नगर निगम महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, और दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी जिस तरह से इस चुनाव में लगी हुई है, तो फिलहाल देखना होगा कि इस बार जो जनता का रुझान है वो किसके साथ जाता है, क्योंकि लगभग 15 मिनट का वक्त रह चुका है यश, जब काउंटिंग की शुरुआत होगी, पहले राउंड की काउंटिंग की जाएगी। यश, आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम एक बार फिर से दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, मध्य प्रदेश की सियासत में कितनी अहम रीवा की ये सीट मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने रतलाम का भी जिक्र किया कि 2023 का सेमीफाइनल इस शहर सरकार के चुनाव को देखा जा रहा है, तो क्या इस सेमीफाइनल में जो रीवा की भूमिका है वो भी काफी अहम हो सकती है? बिल्कुल, रीवा की बात करें तो रीवा में ये अहम सीट होगी, क्योंकि रीवा की बात करें तो विधानसभा 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है, और वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी बीजेपी का कब्जा है। यहाँ रीवा की बात करें तो लगातार 25 सालों से महापौर बीजेपी के हैं, और अब इस बार कांग्रेस जो है बड़ी कड़े टक्कर दे रही है। अब यही देखना है कि कांग्रेस क्या ये गढ़ तोड़ पाती है या ताकत या बीजेपी ही रहेगी। ये आज रुझान आने के बाद फैसला होगी कि जनता किसको अपना प्रत्याशी बनाई है और किसको शहर सरकार बनाने का मौका दिया है। जी बिल्कुल, और दिनेश, जिस तरह से 25 सालों का तिलिस्म अब तक नहीं टूटा है, बता रहे हैं, क्योंकि एक परंपरागत सीट यहां पर बीजेपी की हो गई कि 25 सालों से सिर्फ बीजेपी का ही महापौर यहां पर चुनकर आ रहा है, लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने कितनी मेहनत की है? क्या कांग्रेस इस बार कुछ अलग इतर काम करती हुई इस पूरे चुनाव में नजर आई है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है, या फिर पार्टी लाइन की तरह जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगाए जाते हैं, जो विकास के मुद्दे उछाले जाते हैं, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि या कांग्रेस इसी तक सीमित रही या फिर इस बार के चुनाव में कुछ नया भी उसने किया है जिससे जीत का जो सेहरा है वो उसके सिर पर बन सके? कांग्रेस की बात करें रीवा में तो कांग्रेस की हमेशा गुटबाजी सामने आती थी, लेकिन इस जो चुनाव है, महापौर का चुनाव है, तो गुटबाजी खत्म करके देखा जा रहा है कि जितने कांग्रेस से गुटबाजी रहते करते थे, इस बार सारे नेता इकट्ठा होकर प्रचार प्रसार में थे, और इस बार कड़ी लड़ाई है। कांग्रेस के द्वारा फुल मूड बना लिया गया है कि बीजेपी का गढ़ इस बार तोड़ना है और नगर निगम रीवा में कांग्रेस का महापौर को बैठाना है। जी बिल्कुल, नगर निगम में अक्सर जिस तरह से दिनेश देखा जाता है कि जो विपक्षी दलों के पार्षद होते हैं वो कहीं ना कहीं जब सामान्य सभा की बैठक होती है उसमें जमकर हंगामा करते हैं, महापौर के खिलाफ भी बड़े प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी जो पिछली सरकार का कार्यकाल था यहाँ शहरी सरकार का, दिनेश, क्या उसमें ऐसा कोई भी बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला जिसमें ये एक छवि कांग्रेस की निर्मित हो सके कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर शहर के विकास के मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के साथ हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विपक्ष के खिलाफ हमेशा परिसर में भी हंगामा करती थी और रोड में भी हंगामा करती थी, जैसे पानी की समस्या को लेके हो या बाढ़ की स्थिति को लेके हो, हमेशा विपक्ष लड़ने के लिए तैयार रहता था। वहीं 2 साल जब कोरोना काल लग गया, काल के बाद पार्टी शांत हो गई थी, और जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, जैसे ही घोषणा चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम के की गई, तो सारे पार्टियों द्वारा एक्टिव हो गया और सब इकट्ठा होकर प्रचार किए। और अजय मिश्रा बाबा जो है एक जमीनी स्तर के नेता है, उनको रीवा की जनता अच्छी तरह बारीकी से जानती है, और अक्सर जनता की समस्याओं को लेकर अजय मिश्रा बाबा लड़ते रहे हैं विपक्ष से। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस से अजय मिश्रा बाबा की मजबूत दावेदारी यहां मानी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि जनता के साथ जो उनकी सक्रियता है, जिस तरह का उनका व्यवहार है, वो कितना ज्यादा प्रभावी उनके पक्ष में साबित होता है जब नतीजे आते हैं। और लगभग 10 मिनट का समय और रह गया जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हम रतलाम का रुख कर लेते हैं यश, सिर्फ 10 मिनट और इसके बाद जो नतीजे हैं उसके लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीरें दिखाएं इस वक्त क्या हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है काउंटिंग की।
देखिए बिल्कुल सही कहा, काउंटिंग के लिए अंतिम 10 मिनट बचे हैं। उसके जगह देखे जाएंगे कि जो मतगणना स्थल थे, मतगणना स्थल के अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे जो जिनको मतगणना टेबल के ऊपर बैठना था, वे सभी अंदर कक्ष के अंदर जा चुके हैं और स्ट्रांग रूम से किसी भी समय ईवीएम मशीन जो है मतगणना कक्ष के अंदर लाई जाएगी। जैसे ही ईवीएम मशीन मतगणना कक्ष के अंदर लाई जाएगी वैसे ही काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और किसी भी समय ये जो है काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 10 मिनट में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आपके पीछे वो भी स्ट्रांग रूम में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से अब मतगणना की यहां पर शुरुआत होने जा रही है। हम फिर से रुक कर लेंगे एक बार रीवा का दिनेश का। दिनेश, लगभग अब 9 मिनट रह गए हैं जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कितने राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होगी और हम कह सकते हैं दिनेश की कब तक यहाँ पर जो नतीजे हैं वो स्पष्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बता तो 13 राउंड तक की यहाँ गिनती होगी और जैसे 9:30 या 10 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। यहाँ की बात की तो 12 या 1 बजे तक में रुझान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी चलिए, तो लगभग काउंटिंग के शुरू होने के 2 से 3 घंटों बाद ही जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों ही जगहों पर रतलाम और रीवा में किसकी शहर सरकार इस बार काबिज होने जा रही है। और आगे भी जब काउंटिंग शुरू होगी तब भी हम आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया यश और दिनेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए।